स्वागत है आपका साहिल एकेडमी में मेरे ऑनलाइन और ऑफलाइन व्यूअर्स। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास में हम लोग को पढ़ना है उसने कहा था का आज ये तीसरा सेशन होने वाला है। पहला सेशन में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था अबाउट द ऑथर यानी लेखक के बारे में, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के बारे में हमने पढ़ा। फिर दूसरा सेशन हम लोगों का प्रथम दृश्य और द्वितीय दृश्य हमने खत्म कर लिया। प्रथम दृश्य में अमृतसर के बाजार की कहानी है, दो बच्चे की कहानी है, एक लड़के और एक लड़की की, जो पूछता है कि तेरी कुर्माई हो गई, शायद उसकी दिल लगी हो जाती है उस लड़की से। और एक समय में कुछ दिनों के बाद वो लड़की कहती है, हामी भी भर देती है कि हाँ देखते नहीं ये रेशम के दुपट्टे वाला सालू। और उसके बाद फिर वो धत कहकर भाग जाती है और लड़का लगता है दिल टूट जाता है। उसके बाद वो दृश्य पूरा चेंज हो जाता है और द्वितीय दृश्य युद्ध का दिखाया गया है, जहां पर एक सीन दिखाया गया है कि सिपाही लोग खंदे में पड़े हैं, बातचीत हो रहा है। विदूषक वजीरा सिंह है, लहना सिंह है, हजारा सिंह है, बोधा सिंह है, ये सारे जो हैं युद्ध के क्षेत्र में हैं। और उस दृश्य के बारे में बात हुई, थोड़ा सा हंसी मजाक भी हुआ। वही कुंदुए नू करके ये जो लास्ट वाला हमने कद्दू बड़े मजेदार गुड़िए, ये मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। आज तीसरे दृश्य से स्टार्ट करते हैं, यानी तीसरा दृश्य क्या कहता है, कहां लेके आता है हम लोगों को, इसके बारे में जानेंगे। दो पहर रात गई, यानी दो पहर। देखिए टोटल कितने पहर होते हैं? टोटल कितने पहर होते हैं आपको पता है? एक पहर, दो पहर, तीन पहर या चार पहर? चार पहर होते हैं, यानी 6-6 घंटे का चार पहर हो गया है ना। कितने? हाँ, यानी दोपहर का मतलब धूप 12 बजा। कितना बजा? 12 बजे बोलते ना कि दोपहर हो गया। फिर 12 से 6 जब बजता है तो कहते हैं संध्या हो गया। 6 से सब 12 अंदर वाला रात होता है तो उसको कहते हैं कि रात हो गया है ना, रात वाला। फिर 12 से अगला जो 6 होता है वो 6 बजे भोर हो जाता है। यही जो पहर है ये घूमते रहता है। 4 पहर टोटल होते हैं, जिसमें दोपहर का मतलब आधा बीत गया, यानी दो पहर रात गई है, यानी दो पहर में रात चली गई है। बीच का अंधेरा है, सन्नाटा हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्किटों के 3 टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर, लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरान कोट ओढ़कर सो रहा है। कौन सो रहा है? बोधा सिंह। कौन सो रहा है? बोधा सिंह। बोधा सिंह भी गया था युद्ध के ऊपर। इसके बारे में चर्चा आगे होगी और आप समझिएगा कि बोधा सिंह क्यों गया और क्या बोधा सिंह है, बोधा सिंह का क्या संबंध है इस युद्ध से, लहना सिंह से और जो और पात्र हैं उनसे। यानी यहां पर अभी आपको क्या पता चल रहा है कि बोधा सिंह बीमार है ना, उसको बीमार है, बुखार लगा हुआ है। दूसरे दृश्य में बताया गया था। तो जो बिस्कुट के खाली टीने होते हैं, टीनों को बिछाकर इसी पे क्या है, लेटा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत क्या? कंबल ओढ़े हुए है, ये दोनों कंबल बिछाकर लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरान को तोड़कर सो रहा है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है। लहना सिंह जो पहर देना होता है ना, ध्यान देना होता है युद्ध पे कि कोई मार उड़ न दे, ऐसे करके खड़ा हुआ है। एक आंख खाई के मुंह पर और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर, यानी खाई के मुंह पर कि कोई मार न दे, और बोधा सिंह को भी देख रहा है। यानी कुछ तो लगाव होगा, ये उतना चिंता कर रहा है। बोधा सिंह कराहा ऐसे, क्या बोधा भाई क्या है, पानी पिला दो। ठीक है ना, यानी बोला लहना सिंह, क्या हुआ क्या हुआ? तो बोधा बोला पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह में लगाकर पूछा, कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कंपनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं, अच्छा मेरा जर्सी पहन लो और तुम। यानी लहना सिंह मतलब बोलता है कि कंपनी छूट रही है, यानी मैं जो काम के लिए हूं बीमार पड़ के पड़ा हुआ हूं, रोम रोम कांप रहा है, ठंड लग रहा है। तो जब ठंड लग रहा है तो फिर लहना सिंह कहता है कि अच्छा मेरी भी जर्सी है, लो तुम पहन लो, मेरी जर्सी पहन लो, यानी ड्रेस। और तो मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है। जर्सी का मतलब ये तो ऊपर से कोट जैसा पहनना हो, सिगड़ी का मतलब वही आग है और मुझे गर्मी लगते रहती है, पसीना आ रहा है। ना ना मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए। हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, विलायत से मेमे बुन बुन कर भेज रही हैं, गुरु उनका भला करे। यूं कहकर लहना अपना कोट उतारकर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो, यानी यहां पर लहना सिंह झूठ बोलता है कि कम से कम ये तो पहन ले, ठीक है ना, ठंड लग रहा है उसको, तो यानी केयर कर रहा है उसका एक वादे के लिए। और वादा कहां से आया है आपको आगे पता चलेगी। ठीक है, और झूठ नहीं, यूं कहकर नहीं करते बोधा को उसको जबरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट जिन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। मेम का जर्सी की कथा केवल कथा थी। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह
कौन? लप्टन साहब। हुकुम हुजूर कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। यानी एक आवाज है, सरदार हजारा सिंह। कौन कौन? लप्टन साहब। लप्टन साहब उसका उस जैसे बटालियन का मुखिया जैसे हेड होता है ना, उस तरीके से। कौन? लप्टन साहब। हुकुम हुजूर कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो, इसी दम धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है। यानी मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें कुछ जर्मन छिपे हुए हैं। तो चलो धावा बोलते हैं उसको, वहीं पे निपटा दिया जाएगा। कौन बोला? लप्टन साहब। अब ध्यान दीजिएगा कि लप्टन है कि कौन है, ठीक है ना, झटपन है, ध्यान दीजिएगा। उसमें 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काटकर रास्ता है, 3-4 घुमाव है, जहां मोड़ है वहां 15 जवान खड़े कर आया हूं। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ उनसे जा मिलो, खंदक छीनकर वहीं, जब तक दूसरा हुक्म ना मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेंगे। जो हुक्म, यानी लप्टन साहब ने हुक्म दे दिया और लगभग सारे सिपाहियों को भेज दिया, केवल 10 को छोड़कर। कितने को छोड़कर? हाँ, ध्यान दीजिएगा, 10 को छोड़कर, ठीक है। क्या कहता है यहां पर? चुपचाप सब तैयार हो गए, बोधा भी कंबल उतारकर चलने लगा। बोधा जो बुखार से लहलहा रहा था, तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। अब बोधा का बाप कौन है? सूबेदार। सूबेदार का नाम क्या है? हजारा सिंह। सूबेदार का नाम क्या है? हजारा सिंह। हजारा सिंह का बेटा कौन? बोधा सिंह। वो भी युद्ध पे आया हुआ था, लेकिन लहना सिंह उसे पीछे कर दिया। लहना सिंह सूबेदार ने बापू क्या, तो बोधा के बापू सूबेदार ने उंगली से बोधा को इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना ना चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया, यानी सबको बोला कि चलो चलो, मतलब सूबेदार आगे बढ़ने लगा। लप्टन साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए। जैसे लहना सिंह सिगड़ी के पास था, सिगड़ी के पास तो आग जलते रहता है, लेकिन मुंह फेर कर ऐसे खड़ा हो गए, यानी कि देखे नहीं हमको। समझ में आ रहा है ना, यानी मुंह छिपा रहा था। अब आगे देखो क्या हो रहा है, मुंह क्यों छिपा रहा था वो। लप्टन साहब लहना के मुंह फेर कर खड़े हो, जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। समझ में आ रहा है ना, जैसे कि एक बहुत बड़ा बात है, हम जानते हैं इसको जानते हैं विशाल को, कि विशाल दारू नहीं पीता है। हम जानते हैं ना, विशाल दारू नहीं पीता है। हम दारू पीते हैं लेकिन विशाल नहीं पीता है, हमको पता है। लेकिन एक ऐसा दृश्य आया कि मेरे भेष के रूप में कोई और आया, ठीक है ना, मेरे भेष के रूप में कोई और आया, करेगा हम साहिल सर हैं, और वही खुशी खुशी में विशाल को दारू थमा रहा है, लो विशाल दारू पियो। तो विशाल कहता है कि साहिल सर तो कभी हमको दारू नहीं दिए, क्या कि वो जानते हैं कि हम दारू नहीं पीते हैं। ये कौन आदमी है कि जो हमको दारू थमा रहा है? अब समझ में आ रहा है, यही बात यहाँ पे हुआ। लहना सिंह सिगरेट नहीं पीता था, लप्टन साहब सिगरेट थमा दी, क्योंकि जो पहला लप्टन है उनको पता है, बहुत बार दिए होंगे तो नहीं पिया होगा, तो फिर लप्टन साहब का आप थमा रहे, देखो बोलेगा ही, कह रहा है तो लो तुम। आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया, यानी अब लहना सिंह को दिमाग में आया कि कौन लप्टन है। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करती है, उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देख लिया। तब कहा कि तो लप्टन साहब नहीं है। देखो बाल देखे तब उसका माथा ठनका। लप्टन साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहां से उगाए? बाल नहीं था, बाल कहां से आ गया लप्टन साहब का? उनकी जगह कैदियों के से कटे हुए बाल कहां से आ गए? जब कैदी का जो बाल कटा था ना, उस तरीके से। शायद साहब शराब पिए हुए और उन्हें बाल काटने का मौका मिल गया है। लहना सिंह ने जांचना चाहा। लप्टन साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे, यानी लप्टन साहब लहना सिंह के क्या कहे 5 वर्ष से, तो कोई जानेगा ना भाई कि 5 वर्ष से कि कौन कैसा है, किसका क्या आदत है। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे लड़ाई खत्म होने पर? क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं? लप्टन साहब बोल रहे हैं, भेज गए। लड़ाई खत्म नहीं साहब, शिकार के वे मजे यहाँ कहाँ? याद है परसाल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधरी जिले में शिकार करने गए थे। अभी ट्रिक खेल रहा है, यानी एक कहानी बना रहा है और देख रहे कि कहानी में फंसता है कि नहीं। अगर फंस गया तो लप्टन साहब नहीं। अब देखना, हाँ हाँ वही वही, जब आप खेतों पर सवार थे और आपका खासनामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं का, सामने से वह नील गाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी देखी न थी, और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे से निकली। ठीक है ना, कंधे में लगी और पुट्ठे से निकली, और पुट्ठे में निकली। कहता है
क्यों साहब यहाँ पर ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा है। क्यों साहब शिमले से तैयार होकर उस नील गाय का सिर आ गया था ना, आपने कहा था कि रेजिमेंट की मेस में लगाएंगे, नील गाय को मार के जो गोली मारा है ना, तो जो पहले शिकार लोग करता था ना, उसका मुंडी काट के दरवाजे पे चाहे घर में शो के लिए लगा देते थे। देखो बड़े बड़े पुराने फिल्म में ये दिखाया जाता था कि बारहसिंहा का चेहरा, शेर का खाल, बाघ का खाल, ऐसे करके वो सब लगाता था। वो दिखाया जाता था कि हम कितना शिकार में तेज हैं और शिकार करते हैं, राजशाहियत को, यानी वो रॉयलिटी को दर्शाता था, ये सारी चीजें। लेकिन ये रॉयलिटी पहले जंगल खूब थे, राजाओं महाराजाओं का ये शौक हुआ करता था, वो शिकार पे जाते थे। हालांकि शिकार वगैरह उतना अच्छा नहीं है, शिकार नहीं करना चाहिए किसी का भी, वो भी जीव है, अगर जब तक कोई आपको क्षति ना पहुंचाए तब तक आप उसको क्षति नहीं पहुंचाएंगे। जैसे सांप, सांप का क्या है, सांप से हम लोग डर जाते हैं, लेकिन क्या वो हमको थोड़ी काटने आ रहा है? अगर वो सांप वहां है, आप यहाँ हैं, तो देख के सब डर जाता है और उसको मारने के पीछे दौड़ने लगता है, मारो 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 मारो। लेकिन सांप का वो अपना काम है, अगर आप यहाँ खड़ी रहिएगा, उसको जाना है तो वो चला जाएगा, वो आपको काटेगा नहीं। तो जब वो आपको क्षति नहीं पहुंचा रहा है तो आप उसको क्यों हार्म पहुंचाइएगा? इफ दे नॉट हार्म यू, व्हाई यू हार्म देम? क्यों? ये नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। अगर हाँ लगे कि हम मानव है, हम सतर्क हैं, लगे कि हमारे पास आ रहा है तो उसको मार देना चाहिए। लेकिन डर की भविष्य में क्या होगा, शायद घर में घुसल रहे, रात में सुतल उतल रहे, आगे काट लिया, चाहे कुछ भी, पहले के लोग बहुत सोचते थे। लेकिन हाँ, अगर जब तक कोई आपको क्षति ना पहुंचाए तब तक उसे नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसी चीजें तो हैं, बहुत चीजों में सिखाई जाती हैं। अब यहाँ पर हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया, ऐसे बड़े बड़े सिंह 2-2 फुट के तो होंगे। हाँ, लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ, कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था और उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। कौन? वजीरा सिंह। हाँ, क्यों लहना? क्या कयामत आ गई, जरा तो आंख लगने दी होती। अब चौथा दृश्य आ रहा है इसके बाद, ठीक है ना, यहाँ पर चौथा दृश्य आ रहा है। क्या? अरे होश में आओ, कयामत आई है, लप्टन साहब की वर्दी पहनकर आई है। नहीं, लप्टन साहब वर्दी में नहीं है, लप्टन साहब की वर्दी में कोई और है। उठो जागो, नहीं तो सब हम लोग मारे जाएंगे। क्या? लप्टन साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर यह कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, जो सूबेदार हजारा सिंह को भेजा उसका मुंह नहीं देखा, बस वो चल गया। आधा बटालियन को, ग्रुप को भेज दिया, यहाँ पर खाली है, समझ में आ रहा है ना? होने से इशारा करेगा कि जर्मन को कि इधर आओ, ये वाला चौकी इसका हो जाएगा, ये दिमाग लगाया था। मैंने देखा और बातें की। सोहरा साफ उर्दू बोलता है, पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट भी दिया। तो अब मारे गए और क्या, धोखा है। सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा, उधर उन पर खुले में धावा होगा। यानी वो जब खुला में पहुंच जाएगा तो जर्मन लोग उसको मार देगा, इन्हें खाई पर धावा होगा। हम लोग क्योंकि कम हो गए हैं। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते दौड़ जाओ। अभी बहुत दूर नहीं गए होंगे। पलटन का मतलब, अगर जो पलटन गया है हजारा सिंह का, तुम एक दौड़ के जल्दी जाओ, उसको पकड़ो और बोलो कि ये एक चाल है। सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आए, खंदक की बात झूठी है। चले आओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक न खड़के, देर मत करो, जल्दी से निकलो एकदम। तो उसको जल्दी से भेजा है, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? किसको? वजीरा सिंह को। हुक्म तो यह है कि यही ऐसी तैसी हुक्म की। मेरा हुक्म जमादार लहना सिंह, जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं लप्टन साहब की खबर लेता हूँ, यानी लप्टन साहब को तब तक मैं लपेटता हूँ, तुम जल्दी से जाओ। पर यहाँ तो तुम 8 ही हो, 8 नहीं 10 लाख है। एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है ना? सुने होंगे आप लोग बहुत मूवी में, ठीक है ना? एक एक सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। ये गुरु गोविंद सिंह कहे थे। चले जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक आया। उसने देखा कि लप्टन साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले, तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी, जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने जैसे जाता बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कूहनी पर तान कर दे मारा। किस पे मारा? कूहनी पर, एकदम पीछे वाला बंदूक का कुंदा जो होता है ना, मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लहना सिंह एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आंख
मीन गॉट हो गए, यानी बेहोश हो गए। ओ माय गॉड कहते हुए चित हो गए। लहना सिंह ने तीनों गोले बीनकर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीटकर सिगरी के पास लिटाया। यानी थोड़ा सा लेट करता तो वहां का एरिया उड़ा देता ही लप्टन साहब जो जर्मन आया था। तो सूझबूझ से काम लिया, जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकली, उन्हें अपनी जेब के हवाले किया, यानी वो रख लिया। साहब की मूर्छा हटी। साहब जब होश में आए तो लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लप्टन साहब, हा हा हा, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, सिख सिगरेट नहीं पीते हैं, ठीक है ना। ये यह सीखा कि जगाधारी के जिले में नील गाय होती है और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं, नील गाय का सींग नहीं होता है। तो ये सब ट्रिक था, ठीक है ना, उसको पकड़ने के लिए। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं, मुसलमान कभी मूर्ति पर जल चढ़ाते देखो हो ये, और लप्टन साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो ऐसी साफ उर्दू कहां से सीखा है? हमारे लप्टन साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज भी नहीं बोल पाते थे और तुम इतना अच्छा उर्दू बोल रहे हो। लहना ने पतलून की जेबों की तलाश नहीं ली थी, जो पैंट वाला जेब था उसकी तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचाने के लिए दोनों हाथे जेब में डाले थे, ऐसे उसको लग रहा था कि जेब में हाथ डाले ठंडा लग रहा होगा। लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर मांझे का लहना इतने बरस लप्टन साहब के साथ रहा। मांझे मतलब जगह का नाम ले रहा है, ठीक है ना। एगो मांझे में था, एगो मगड़े में था। मगड़े में कौन थी? लड़की, और मांझे में कौन था? लड़का। तो लड़का कौन था? लहना सिंह। इसलिए याद रखना कि मांझे में कौन रहता था? लहना सिंह। उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए एक तुर्की मौलवी मेरे गांव में आया था, औरतों को बच्चे होने की ताबीज बांटता था। लो बच्चा होगा, लो बच्चा होगा, ठीक है। ताबीजे से अगर बच्चा होता तो फिर आदमी के क्या काम होता है। और बच्चों की दवाई देता था। चौधरी के बर के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़कर उनमें से विमान चलाने की विद्या जान गए। गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को भड़काता था कि डाक खाने से रुपए निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। डाक बाबू पोलूराम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मोड़ दी थी और गांव से बाहर निकालकर कहा था, जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो बड़ी मार मारेंगे। समझ में आया? यानी मुल्ला जी भड़काते थे सबको, उल्टा सीधा कहते थे कि जर्मनी अगर आ जाएंगे तो गौ हत्या रोक देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। यानी चाहते थे कि जर्मनी के हाथों, जैसे जो पहले अंग्रेज लोग था जर्मनी के हाथों गुलाम बन जाए। साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लहना की जांघ में गोली लगी। कहाँ गोली लगी? साहब जेब पैकेट में पिस्तौल रखे हुए था, मारा गोली तो लहना सिंह की किस में लग गई? जांघ में। इधर लहना की हेनरी मार्टिन के 2 फायर साहब की कपाल क्रिया कर दी। बंदूक तो ले ले है था, हमारा डेम डेम लप्टन साहब सीधे लपेटे में चल रहे, ठीक है ना। यानी लप्टन साहब खत्म, दिमाग खुल गया उनका। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। कहाँ गया बोधा? अच्छा गोली लगी। इधर लहना धड़ाका सुनकर सब दौड़ गए। बोधा चिल्लाया, क्या है? लहना सिंह ने उसे तो यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया, और औरों से सब हाल कह दिया। सब बंदूक लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़कर घाव की तरफ दोनों पट्टियां कसकर बांधी। घाव मांस में ही था। पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। उतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। कितने जर्मन? 70। कहते ना कि जर्मन आ रहा है, 70 जर्मन आ गए। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, यानी सिख भी मार बंदूक चला रहे थे धीरे धीरे, और उधर से भी अपना मार रहा था सब। दूसरे को रोका, पर यहाँ 8 लहना सिंह की टक्कर मार रहा था। वह खड़ा था और लेटे हुए थे, और वे थे 70। एक तरफ 8 और वो 70। अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसते आते थे। थोड़े से मिनटों में वे अचानक आवाज आई, वाह गुरु जी की फतह, वाह गुरु जी का खालसा, और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मन की पीठ पर पड़ने लगे। यानी जो सूबेदार उधर जा रहा था तो दौड़ के गया था ना वजीरा सिंह बुलाने के लिए, तो पीछे से आ गया। अब दोनों तरफ से बीच में पड़ गया कौन? जर्मन। पीछे से वो मार रहा है हजारा सिंह का बंदूक, कहने से लहना सिंह वाला। एन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी और अकाल सिख दी फौज आई। वाह गुरु जी की फतह, वाह गुरु जी दा खालसा। सत्य श्री अकाल पुरुष, और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे या कड़ाह रहे थे।
यानी या तो मर गए नहीं तो आ हम कर रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। कितने गए? 15 सिख मर गए। सूबेदार के दाहिनी कंधे में से गोली आर पार निकल गई। सूबेदार जी को भी गोली लगी। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूरा और बाकी साफा कसकर कमर की तरह लपेट लिया। जो घाव लगा था पूरा ऐसे बांध लिया। उसने घाव को किसी को खबर न हुई कि लहना का दूसरा घाव भारी घाव भी लगा है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था। लड़ाई के समय क्या आ गया था? चांद निकल आया था। ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का हुआ क्षय नामक सार्थक होता था। और हवा ऐसी चल रही थी जैसे कि बाण भट्ट की भाषा में दंती विनोपदेशाचार्य कहलाती। यानी ये हिंदी के लेखक के बारे में बात कर रहे हैं कि कितने बड़े बड़े लेखक और कैसी हवाएं चल रही थी। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी। जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था, सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि और सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू ना होता तो आज सब मर जाते। यानी लहना सिंह आखिर बुद्धि तो रहा तब ना, अगर नहीं दौड़ाता तो इतना होबे नहीं करता। लपटन साहब फेरे में फंस के खाली सिगरेट देके, है ना, कि लो तुम भी पियो, बताओ अगर सिगरेट नहीं देता तो। इस लड़ाई की आवाज 3 मील दाहिनी ओर की खाई वाले भी सुन ली थी। उन्होंने पीछे से टेलीफोन कर दिया था। वहां से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियां चली जो कोई 1.5 घंटे के अंदर पहुंची। फील्ड अस्पताल नजदीक था। सुबह होते होते वहां पहुंच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाया गया और दूसरी में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लहना सिंह की जांघ में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर में बर्रा रहा था। वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी की सौगंध जो इस गाड़ी में न चले जाओ। यानी बोधा को बोला गया, बोधा सिंह को, कि तुम इस गाड़ी में जाओ, तुम्हें सौगंध है, तुम जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है ना, ये बहाने तुम घरे चले जाओगे तो तुमको आराम मिलेगा और तुम मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना। यानी बोला, बोधा सिंह बोला कि तुम भी तो घायल हो बहुत ज्यादा, पहले तुमको जाना चाहिए। तो नहीं, तुम जाके गाड़ी भेज देना, पहले तुम जाओ। और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियां आती होंगी, मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूं, वजीरा सिंह मेरे पास है। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया। यानी हीरो, जैसे हीरोइज्म होता है ना, कि नहीं, जब मैंने कसम खाया है कि तुम्हें बचाऊंगा तो पहले तुमको बचाऊंगा, मैं तुमको छोड़ के नहीं जाऊंगा, पहले तुम जाओ। भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो सूबेदारनी, होड़ा को चिट्ठी लिख तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वह मैंने कर दिया। मुझसे जो उन्होंने कहा था वह मैंने कर दिया। यानी उसने कहा था, यही यहां पे आया मेन थीम। सूबेदारनी को कह देना कि मेरे नाम से मत्था टेक आए, ठीक है ना, मत्था टेक लिख देना। गाड़ियां चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तूने और मेरे बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तो तू ही कह देना उसने क्या कहा था। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा है वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया। वजीरा, पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। कमरबंद का मतलब जो बांधा। चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास विद कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर को कंप्लीट करते हुए बाय।